यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, और आजकल तो ये टॉपिक बहुत हॉट बना हुआ है। जिसके मुंह में देखो उसी के मुंह में चर्चा होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट या प्रॉपर्टी मार्केट पे पड़ने वाला है? नहीं। आज हम आपको ये बताएंगे कि रियल एस्टेट मार्केट पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूसीसी क्या है और ये किस पर्पस के लिए लाया गया है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इक्वल राइट्स सारे सिटीजन्स को इससे मिलने वाले हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट पे आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कंसेप्ट है जिसमें ऐसे सेट ऑफ लॉज हैं जो कि गवर्निंग पर्सनल मैटर्स को लेकर, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन को लेकर, ये सारे लॉज ऐसे हैं जिसमें सारे सिटीजन्स को पूरी कंट्री के अंदर रिलीजन वाइज नहीं बांटा जाता है और एक ही लॉ के तहत सबको इसके अंदर आना होता है। इस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क पर्सनल लॉज के लिए देना होता है। पर्सनल लॉ के वो सारे मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सब अब तक रिलीजियस कस्टम और ट्रेडिशंस के हिसाब से चल रहे थे। इसके कारण डिफरेंट लॉ और डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी को लाने का मेन उद्देश्य ही ये है कि पर्सनल लॉज जो कॉमन सेट ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स होना चाहिए। पर्सनल लॉ हमें किसी रिलीजन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा और सरल भाषा में बताता हूँ। जैसे इंडियन पीनल कोड है, वो सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल लॉज के कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि रिलीजन वाइज अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, हर कस्टम, हर रिलीजन में इक्वालिटी मानी जाएगी और उसी इक्वालिटी के तहत एक ही कानून सब पे एप्लीकेबल होगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि यूसीसी के आने से जेंडर इक्वालिटी आएगी और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एलिमिनेट होगा, और इससे जो हमारा इंडिया है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, एक नेशनल इंटीग्रेशन होगा इससे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यूसीसी के आने से, जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका ये भी मानना है कि यूसीसी के आने से किसी टाइप की पूजा पद्धति, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, इन सब में भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। ये लॉ है, लॉ आपको पर्सनल लॉ रिलेटेड मैटर्स को यूनिफॉर्मिटी दे रहा है। यहाँ पर आपके पहनने पर, आपके पूजा करने पर, आपके किसी भी रिलीजियस रिलेटेड मैटर पे कोई भी इंटरफेरेंस ये नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ये भी जानती है कि यूसीसी एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है, इसीलिए हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। 14 जून 2023 को ऑब्जेक्शंस मांगे गए, जिसमें सभी ने अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशंस दिए हैं, और वो देना अभी कंटिन्यू है, क्योंकि इससे सोशल, कल्चरल और रिलीजियस कंसिडरेशन है। इसीलिए गवर्नमेंट सबके सजेशंस को लेकर 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में सबने अपने सजेशंस देने हैं। अगर आपने सजेशन नहीं दिया तो आप भी सजेशन दीजिए अगर आपको कुछ लगता है तो। उन सभी सजेशंस को कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद वो फाइनल आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि यूसीसी क्या है। अब बात करते हैं कि कैसे ये इक्वल राइट दे रहा है इंडियन सिटीजन्स को। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रोसेस है जो कि रिप्लेस कर रहा है कुछ धर्म के अंदर पर्सनल लॉ उनके धर्म के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ सरकार की कोशिश है उन सब को ख़त्म करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं इंडिया के अंदर जिसमें सबको प्रधानता दी गई है, तो उन सबको
ख़त्म करके, मतलब पर्सनल लॉ जो हर धर्म के हैं उसको ख़त्म करके सिविल लॉ एक कॉमन बनाना जो कि कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हो। यहाँ जातिगत और रिलीजन वाइज कोई भेदभाव नहीं होगा और इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे यूसीसी की होती है उससे इक्वल राइट सबको मिलेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा हर इंडियन को। यहाँ पर किसी भी टाइप का जातिगत भेदभाव इसके अंदर नहीं है। चलिए अब समझते हैं कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इंश्योर करेगा कि आपके इक्वल राइट्स हो। सबसे पहले यूसीसी के आने से एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, मतलब पर्सनल लॉ के अंदर अब तक बहुत ज़्यादा रिलीजियस एफिलेशंस थे और उसके बाद डिफरेंट स्टैंडर्ड और राइट्स जो डिफरेंट कम्युनिटी के थे, लेकिन यूसीसी उसको हेल्प करेगा कि ऐसे भेदभाव प्रैक्टिसेस में जो हैं वो ना हो और पर्सनल लॉ के कारण वो जो भेदभाव आते हैं वो सब चीज़ें ना हो और हर सिटीज़न को इक्वल और यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क के तहत राइट दिया जाए। फिर बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। अब तक जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज थे, लेकिन अब यूसीसी के आने से जो जेंडर इनइक्वालिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। मतलब ऐसे लॉज जिसमें कि वुमेन को लेकर पर्टिकुलरली जो इनहेरिटेंस के मैटर थे, सक्सेशन के मैटर्स थे, डाइवोर्स के मैटर थे या फिर मेंटेनेंस के मैटर थे, इसमें हर धर्म की महिला को पुरुष के बराबर समानता का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पुरुष और महिला के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। सेक्युलरिज्म एंड सोशल कोहेजन, देखिए यहाँ पर ये स्टेट को इंश्योर करना होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि स्टेट को, हर स्टेट को कहीं बायस होने की ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर। यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है, सोशल कोहेशन है और नेशनल इंटीग्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि इससे हर इंडियन सिटीज़न को कॉमन लॉ के तहत ट्रीट किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यूसीसी के आने के बाद अभी, जैसे मैं पहले बात करता हूँ अभी क्या है, देखिए अभी देखा होगा आपने हर रिलीजन में अलग अलग भेदभाव, जातिगत भेदभाव है या फिर महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव है। तो जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको लेकर अब तक जो असमानता है ये पूरे देश के अंदर समानता आएगी। इससे एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क बनेगा और जो मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन को लेके असमानता है वो कहीं हद तक नहीं रहेगी। अब इसका ये फ़ायदा इसमें नज़र आता है कि लीगल राइट्स प्रोटेक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड, अब समानता इसके अंदर देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ धर्म में, मैं किसी धर्म को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ धर्म में पुरुष को ही सारे अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसमें समानता आएगी। और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ मैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मतलब पिता द्वारा जो संपत्ति बच्चों पर आती है, टेक्निकली वो इक्वल शेयर सभी के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 भाई बहन हैं तो चारों भाई बहन को इक्वल शेयर मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी ये असमानता देखने को मिलती है, मतलब बहनों को नहीं दिया जाता है हक, लेकिन यूसीसी आने के बाद सबका इक्वल राइट्स होगा। देखिए वो बात और है कि यहाँ पे कोई अपने हक को फॉरगो कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन कानून कहता है कि भाई बहन जितने हैं, मतलब एक पिता के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को इक्वल राइट्स होगा। प्रॉपर्टी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी आती है वो चारों बच्चों को इक्वल राइट्स के तहत ही मिलेंगे। सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। अभी कुछ रिलीजन्स में आपने देखा होगा कि वहाँ उसके जो धर्म गुरु होते हैं पर्सनल लॉ रिलेटेड मैटर्स वही हैंडल करते हैं, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो क्यों कुछ माइनॉरिटीज़ वाले केसेस में यहाँ धर्म गुरु एक्टिव होते हैं? क्या सबको समान हक का अधिकार नहीं है? यस है, इसीलिए यूसीसी के अंदर ये प्रोविज़न डाला गया है कि यहाँ पर अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो यहाँ धर्म गुरु
बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे, उनको साइड करके सबको ये हक होगा कि अपने हक की लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ सके। मतलब अगर असमानता दिख रही है तो उसके लिए किसी धर्मगुरु या स्पेशल कोई लीडर को जाके अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हक की लड़ाई कोर्ट में जाके वो लड़ सकते हैं। साथ में मुझे इससे ये भी लगता है कि इससे लीगल अवेयरनेस बढ़ेगी और एक इंडिविजुअल को एम्पावरनेस मिलेगी। जो कम्युनिटी अब तक बहुत ज़्यादा दबाव में थी, उनको भी अब एक पावर मिलेगी और वो अपने हक की लड़ाई अच्छे से लड़ पाएंगे। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोसाइटी की। देखिए, जब सम्मान सबके लिए है और सब एक साथ ग्रो कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो इस लॉ के अंदर ये प्रोविज़न है कि हम सबको जब एक कानून के अंदर लेकर आ रहे हैं, किसी के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, सोसाइटी के लोग सब एक साथ रह सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी हिंदुस्तान होगी, तो ऐसे में सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी लॉ के अंदर लाया जाए और कोई स्पेशल रिलीजियस बेनिफिट ना देते हुए सबको एक तरह से ट्रीट किया जाए। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये अभी लॉ नहीं बना है, अभी आप सबको ये मौका दिया गया है कि आप अच्छे से उसको पढ़ें, कंसल्ट करें और जो आपको लगता है कि ज़्यादा समझदार है उनके साथ भी आप कंसल्ट करें। तो आप उन सब से कंसल्ट करके, मतलब रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स को भी ये मौका है या लीगल एक्सपर्ट्स को भी ये मौका है और साथ में हर आम आदमी को मौका है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ही समुदाय के लोगों को मौका है, हर आम आदमी को ये मौका है कि वो 14 जून के बाद 1 महीने का जो समय दिया गया है उसमें अपने सारे कमेंट्स और सजेशन गवर्नमेंट को दे, क्योंकि गवर्नमेंट सबके कमेंट्स और सजेशंस को कंसीडर करेगी और उसके बाद ही फाइनल लीगल फ्रेमवर्क जो सबके लिए एक होने वाला है वो बन के सामने आएगा। अब कैसे ये रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट को फ़ायदा देने वाला है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी लॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबको ये अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अब अगर यूसीसी आ जाता है तो इससे सेम सेट ऑफ लॉज सबके लिए होंगे, तो किसी भी टाइप के लॉज के अंदर समझने में दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। मतलब अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी लॉज है। इसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस प्रैक्टिस वो रिलीजियस एफिलेशंस के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो एक कॉमन चलेंगे और एक कॉमन लॉज किसी के समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आती ऐसी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के अंदर। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती थी उसमें हर आदमी कंफर्टेबल नहीं होता था, वो उसी कम्युनिटी के लोग ही बाय करते थे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म लॉ है तो यूनिफॉर्म लॉ के तहत हर कम्युनिटी के लोग उस प्रॉपर्टी को बाय करेंगे, उसमें कोई स्पेशल बेनिफिट टाइप की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इससे बहुत सिंपल हो जाएंगी। जी हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बताया, चूँकि वो अलग अलग कानून की अलग अलग होती थी, तो उससे जब किसी के समझ में ही नहीं आता था तो वो ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे और कुछ एरियाज़ में ट्रांजैक्शन से नहीं हो रही थी, तो इससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि रेरा आने के बाद रियल एस्टेट के अंदर तेज़ी का रुख इसीलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर अब रेरा कानून एक नकेल कसता है ऐसे लोगों के ऊपर जो उसको सही ढंग से, रियल एस्टेट में जो कानून है उसको सही ढंग से पालन नहीं करते हैं। तो ऐसी अथॉरिटी जब वर्क करती हैं तो यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क सॉलिड होता है और इस प्रोसेस से रिड्यूस होता है आपका ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और स्ट्रीमलाइन हो जाता है सारा प्रोसेस। तो ये एक मोर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर होगा बायर और सेलर दोनों के लिए, क्योंकि जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बायर सेलर उसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर होगा, कोई भी जाके उन लॉज को ईजिली एक्सेस करके और बगैर किसी कॉम्प्लेक्सिटी के समझकर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करके वो ले पाएगा। इक्वल राइट्स टू वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल लॉ के अंदर कुछ केसेस के अंदर महिलाओं के साथ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के तहत कुछ भेदभाव नज़र आता था। अब यूसीसी के आने के बाद चूँकि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और इक्वल राइट्स के तहत ही उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, तो जिससे जेंडर बेस्ड बायसनेस थी वो अब ख़त्म हो जाएगी और जेंडर इक्वालिटी सामने आएगी।
तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो महिलाओं की प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर यूसीसी के अंदर होने वाला है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे? देखिए, अब तक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ऑनरशिप और राइट्स को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे। अब यूसीसी के अंदर एक स्टैंडर्ड लीगल फ्रेम होगा जिससे कि वो सारे डिस्प्यूट जो होते हैं वो रिजॉल्व हो पाएंगे और ये इंश्योर हो जाएगा कि फेयर और इक्विटेबल जो इसका आउटकम है वो आए, क्योंकि सारी पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी और इससे लीगल कन्फ्लिक्ट और एक तरह से स्टेबिलिटी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के अंदर मिलेगी, क्योंकि जब डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो जब डिस्प्यूट कम होंगे इससे, क्योंकि सेम कानून सबके लिए और सबको वो पता होगा, तो ऐसे में डिस्प्यूट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और इनहेरिटेंस और ऑनरशिप को लेके सबको उस कानून के बारे में सिंप्लीफिकेशन की तरह से समझ होगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, देखिए, आप जब अपने घर लेने के लिए निकले हैं तो आप ठीक है देख दाख के समझ के आप ले लेते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न चाहिए तो आप ऐसी कहीं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे आपको लगेगा कि मैं लेके फंस जाऊंगा। अब चूँकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो इसका ये सीधा सीधा बेनिफिट होगा कि इन्वेस्टर्स का हर प्रॉपर्टी पे सेम कॉन्फिडेंस होगा। उन्हें ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लूँगा तो इसके लॉज मेरे को नहीं पता, मुझे इसको समझने की ज़रूरत है। एक सेट ऑफ लॉज अगर समझ लेते हैं तो वो सब जगह सेम एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी पड़ेगा जो अब तक जहां वो नहीं देख रहे थे। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मतलब एफडीआई बहुत सारा रियल एस्टेट के अंदर आया है। तो एफडीआई ऐसे एरिया में जहां पर अब तक प्रॉपर्टी लॉज को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं थी और इन्वेस्टर्स को लगता था कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं है, तो वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते थे। इससे अब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर लगेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ इनकरेज होगा मेरे को लगता है इससे, और रियल एस्टेट की डेवलपमेंट भी उन एरियाज़ में आने वाले टाइम में आपको दिखेगी। एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यूसीसी के आने के बाद ऐसे एरियाज जहां बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, वहां पर अब अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलेंगे। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लॉज जो हैं वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी लॉज होंगे, तो इससे लैंड को एक्वायर करने में, क्योंकि वो क्लियर ऑनरशिप राइट्स होंगे उसके अंदर, तो वहाँ पर लैंड एक्वायर करना और वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स वो बहुत आसान हो जाएगा। जब लैंड एक्वायर होगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट फ्यूचर में नई डेवलपमेंट कर सकती है, उस एरिया का नया मास्टर प्लान बना सकती है, उस एरिया में इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ सकती हैं, या बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है। तो ऐसा ओवरऑल ग्रोथ जो रियल एस्टेट के अंदर पॉसिबल है वो डेवलपमेंट आपको तभी दिखेगा जब वहाँ सेम सेट ऑफ लॉज होंगे, किसी टाइप का भेदभाव नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि फ्यूचर में उन एरियाज़ में जो अब तक बचे हुए थे उन एरियाज़ में प्रॉपर एक डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ में अब होने का स्कोप यहाँ पे दिखने लगा है। तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फ़ायदा है वो सेट ऑफ लॉज अगर क्लैरिटी आती है तो उससे सबका फ़ायदा है, सिर्फ कुछ लोगों का फ़ायदा नहीं है। तो ये ओवरऑल सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए नहीं, तो ये इंडिया के हर एरिया के अंदर ये ज़रूरी है। और इससे मेरे को लगता है कि इंडिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अब हो पाएगा, क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें इस टाइप के किसी भी दिक्कत जो अभी तक आती है एरिया वाइज, वो दिक्कत ख़त्म होने से इंडिया पूरा ग्रोथ की राह के ऊपर आ पाएगा। चलिए अब बताता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लॉ कैसे अब इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्या इसका एक्चुअल रोड मैप है। सबसे पहले प्रपोजल एंड ड्राफ्टिंग, सबसे पहला इसका स्टेप होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए एक प्रपोजल बने, बिल का ड्राफ्ट बने। बिल जो ये बनता है उसका प्रोविजंस, प्रिंसिपल्स जो पर्सनल लॉ से गवर्न करते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और अदर्स, ऐसी सभी पर्सनल लॉज को ड्राफ्ट बिल के अंदर डाला जाता है और उसके बाद पब्लिक डोमेन के अंदर सजेशंस के लिए रखा जाता है। उसके लिए कट ऑफ डेट दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया 14 जून 2023 को इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सजेशंस के लिए डाला गया है।
तो ये प्रपोजल अब आप सबके सामने है, आप लोग इसमें खुल के सजेशंस या ऑब्जेक्शंस अपने दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि अब ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। आपके सजेशंस लेने के बाद ये बिल ड्राफ्ट बनेगा और ये ड्राफ्ट बनने के बाद इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और फिर राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि सारे जो मेंबर्स हैं इसके, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बिल आएगा उसमें वो सारे मेंबर्स इसके अंदर अच्छे से पढ़कर और फिर अपने डिसीजंस को वोटिंग के तहत इसको पास करेंगे या फिर फेल करेंगे। तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये बिल प्रेजेंट होने वाला है। तो इसमें सबको ये मौका दिया जा रहा है कि पहले आप ऑब्जेक्शन दें, उसके बाद पार्लियामेंट में, चूँकि पार्लियामेंट में भी जब राज्यसभा है या लोकसभा है वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे ही होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हमने अपने एरिया से चुन के भेजा होता है। तो उसके बाद उनको भी उस चीज़ को कंसिडर करने का मौका पार्लियामेंट में दिया जाएगा। कमेटी रिव्यू, यूजुअली पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये डिटेल एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के लिए जाता है। कमेटी इसे स्क्रूटनाइज करती है, इस सारे बिल को स्क्रूटनाइज करती है और फिर वो इनपुट्स लेती है एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर से कि रिकमेंडेशन उनकी क्या है, कैसे उसे अमेंड किया जा सकता है। उन सब चीज़ को एक्सपर्ट कमेटी स्क्रूटनाइज करते टाइम उन सभी चीज़ों के कंसेंट ले लेती है। डिबेट्स एंड अमेंडमेंट्स, जब ये पार्लियामेंट्री सेशन में प्रेजेंट होता है तो यहाँ सारे मेंबर्स दोनों हाउस में, राज्यसभा हो या लोकसभा, इसके अंदर डिबेट करते हैं या प्रोविजंस ऑफ बिल के ऊपर अच्छे से चर्चा करते हैं और अगर कोई अमेंडमेंट इसके अंदर पॉसिबल है तो वो प्रपोज करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जिससे कि फर्दर बिल के अंदर रिवीजन हो सके। वोटिंग एंड पैसेज, जब सारा डिस्कशन हो जाता है, डिबेट हो जाता है, तब बिल वोट के लिए प्रेजेंट होता है दोनों हाउसेस के अंदर पार्लियामेंट में। तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स दोनों हाउस के जिसको वोट करते हैं बिल वहीं पे पास होता है। प्रेसिडेंट एसेंट, जब बिल दोनों हाउस द्वारा पास हो जाता है तो ये इंडिया के प्रेसिडेंट के बाद एसेंट के लिए जाता है। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट या तो उसको एसेंट वो देते हैं या फिर वो उसे फिर से भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। मतलब अगर प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देते हैं और रिकंसिडरेशन के बावजूद भी प्रेसिडेंट के बाद जब प्रेजेंट होता है तो उसे जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। पब्लिकेशन इन गजट, लॉ बनने के बाद जब गजट में आता है, मतलब न्यू लॉ गजट के अंदर पब्लिश होता है और जब गजट के अंदर पब्लिश हो जाता है तो आप मान लीजिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब ये लॉ स्टार्ट हो चुका है, मतलब फर्दर फ्यूचर में जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो इस लॉ के अंदर होगा। अब बात करें इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट की। जैसे ही लॉ बनता है, पब्लिकेशन गजट के अंदर आता है, जैसे मैंने बताया वो उस दिन से इम्प्लीमेंट हो जाता है और गवर्नमेंट या रिलेवेंट अथॉरिटीज़ वो सारी चीज़ें उसी डे से इन्फोर्स करती है। मतलब जो पुराना है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन नया जो कट ऑफ डेट है वो जिस दिन गजट में आ जाता है यूसीसी अक्रॉस द कंट्री, सेम उसी डेट से वो इन्फोर्स होगा। यहाँ जो नए मैटर्स हैं वो नए कोड के हिसाब से, नए एक सिंपल और यूनिफॉर्म जो सिविल कोड बन रहा है उस हिसाब से फैसले उसमें लिए जाएंगे। जो पुराने मैटर्स हैं वो पुराने एज इट इज़ चलते रहेंगे या धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको नया इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती है उसके ऊपर वर्क करेगी। यहाँ नया जो भी हो रहा है वो नए कानून के हिसाब से अब होना मैंडेटरी हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन साथ में ये भी आपको बताऊं, चूँकि ये सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मैटर है इसीलिए गवर्नमेंट सीधा सीधा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही कि जिससे एक मतलब विद्रोह पैदा हो। गवर्नमेंट सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अंदर या स्टेक होल्डर्स हैं या हर जाति के लोगों से सजेशन ले रही है, डिस्कशन कर रही है और उसके तहत उस कानून को कैसे बेटर वे में लेके आया जा सके या उसको कैसे रिवीजन किया जा सके उस पे वो काम कर रही है। एक्चुअल जो रोड मैप है यूसीसी का, इसका आना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि रूलिंग गवर्नमेंट की क्या इच्छा शक्ति है या जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या इंटरफेरेंस है, उनका क्या सपोर्ट है, उनके क्या सजेशंस हैं या उनकी तरफ से कहाँ रुकावट है। मतलब ये तब पास होता है जब दोनों हाउस के अंदर मेजॉरिटी मिलती है।
तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ये मैं जब फाइनल होगा तब भी मैं आपको क्या फाइनल रिकमेंडेशंस के बाद या रिविजन्स के बाद क्या फाइनल बन के आया और रियल एस्टेट को वो किस तरह फ़ायदा देने वाला है या नुकसान देने वाला है, ये मैं आपके सामने तब भी लेकर आऊँगा। लेकिन अभी चूँकि ये ड्राफ्ट स्टेज पे है, ये ओपन है पब्लिक के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप सजेशंस यहाँ खुल कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाकर अपने सजेशंस या ऑब्जेक्शंस हैं वो दोनों दे सकें, जिससे कि फाइनल जो आउटकम आए, जो लॉ बन के आए, उसमें वो सारी त्रुटियाँ ऑलरेडी दूर हो चुके हों। और मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि जब फाइनल बन के आएगा मैं तब भी आपको वो चीज़ बताऊंगा, और इसको लेके क्या हर अपडेट है वो मैं आपको फ्यूचर में देता रहूँगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं भी उसको समझूंगा आखिर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं यूसीसी पे तो आपको रेगुलर अपडेट देने ही वाला हूँ, और साथ में मैं रियल एस्टेट पे आपको हर इंफॉर्मेशन जो आपकी जेब पे असर डालती है वो मैं आपको देता हूँ। तो इसके लिए आप लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।